हेडिंग डालिए धारा 2 में पुलिस बल का गठन या पुलिस बल की स्थापना। पुलिस बल का गठन या पुलिस बल की स्थापना। लिखिए राज्य सरकार के अधीन, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। राज्य सरकार के अधीन राज्य सरकार के अधीन समस्त पुलिस स्थापन, समस्त पुलिस स्थापन एक पुलिस बल समझा जाएगा। एक पुलिस बल समझा जाएगा और रीतितः, रीतितः माने ढंगतः, और रीतितः भर्ती किया जाएगा। रीतितः भर्ती किया जाएगा और ऐसे अधिकारियों और ऐसे अधिकारियों और ऐसे अधिकारियों एवं ऐसी संख्या से मिलकर बनेगा, एवं ऐसी संख्या से मिलकर बनेगा जैसा राज्य सरकार समय समय पर आदेश दे, जैसा राज्य सरकार समय समय पर आदेश दे। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। और ये लाइन जो लिखवा जा रहा है ये काफी महत्वपूर्ण है कंपटीशन के लिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, किसी पुलिस बल की अधीनस्थ पंक्ति के, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, इसको अंडरलाइन भी कर लेना है। किसी पुलिस बल के अधीनस्थ पंक्ति के यानी कि सबऑर्डिनेट रैंक के, किसी पुलिस बल के अधीनस्थ पंक्ति के सदस्यों का वेतन, सदस्यों का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें, और सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी, और सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी, वे होंगी जिसे राज्य सरकार अवधारित करे, जिसे राज्य सरकार अवधारित करे माने निर्धारित करे। तो क्वेश्चन आपका कल भी बताया गया, फिर बताया जा रहा है कि पुलिस बल का गठन या स्थापना किस सेक्शन के तहत। एक तो सेक्शन याद रखना है, तो पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 2 के तहत। पुलिस बल में भर्ती का प्रावधान किस धारा के तहत है, तो आपका 2 ही मारेंगे। तीसरा क्वेश्चन, पुलिस बल किसके अधीन होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट के, ये भी सेक्शन 2 में ही है। पुलिस बल में कौन अधिकारी होंगे, कौन निर्धारित करेगा, तो आपका राज्य सरकार। कितने लोग होंगे पुलिस में, कौन निर्धारित करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। और जो सबऑर्डिनेट पंक्ति के पुलिस अधिकारी हैं, तो धारा 1 में आपको लास्ट में परिभाषा बताई गई थी
कि सबऑर्डिनेट रैंक का मतलब क्या हुआ, तो जो डीवाईएसपी से क्या है, नीचे, तो डीवाईएसपी से नीचे के अधिकारी पुलिस अधिकारियों को वेतन क्या मिलेगा, उनकी सर्विस की कंडीशन क्या होगी, इसका निर्धारण भी कौन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट। ये सेक्शन 2 में इतना क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद 2-3 केस बताया गया था, केस भी आपका बना है। केस लिखिए भाई। अब्दुल अहमद बनाम पुलिस उप महानिरीक्षक उत्तर प्रदेश। अब्दुल अहमद वर्सेज पुलिस महानिरीक्षक उत्तर प्रदेश, 1965, इलाहाबाद हाई कोर्ट, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है। 1965, इलाहाबाद हाई कोर्ट। लिखिए इसमें पैराग्राफ चेंज करके, अनिवार्य सेवानिवृत्त यानी कि कंपलसरी रिटायरमेंट, अनिवार्य सेवानिवृत्त का नियम राज्य सरकार द्वारा बनाया जा सकता है, मैंने जबरदस्ती रिटायर कर देना। अनिवार्य सेवानिवृत्त का नियम राज्य सरकार द्वारा बनाया जा सकता है तथा यह नियम धारा 2 के तहत वैध माना जाएगा, तथा यह नियम धारा 2 के तहत वैध माना जाएगा, यानी कि सही माना जाएगा, वैलिड। दूसरा क्वेश्चन ज्यादा बना है। केस लिखिए, नानक चंद्र बनाम राज्य, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, ज्यादा ये क्वेश्चन बना है इस पर। नानक चंद्र बनाम राज्य, ये 1971 का केस है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का। ये 1971 का केस है, 1971, और इलाहाबाद हाई कोर्ट का। लिखिए लिखिए, राज्य सरकार पुलिस बल में, राज्य सरकार पुलिस बल में अस्थायी पदों का सृजन कर सकती है। राज्य सरकार पुलिस बल में अस्थायी पदों का सृजन कर सकती है। इसी लाइन में लिखिएगा, सामान्यतः पुलिस बल में जो भी भर्ती होती है, सामान्यतः पुलिस बल में जो भी भर्ती होती है वह अस्थायी होती है। यदि कोई पुलिस अधिकारी, यदि कोई पुलिस अधिकारी बुरे आचरण माने दुष्चरित्र, बुरे आचरण का दोषी पाया जाता है, यानी कि इसको कहते हैं दुष्चरित्र। यदि कोई पुलिस अधिकारी बुरे आचरण का दोषी पाया जाता है, तब इस आधार पर, तब इस आधार पर उसकी सेवा समाप्त करना, माने उसे बर्खास्त कर देना, तो इस आधार पर उसकी सेवा समाप्त करना उचित माना जाएगा।
इस आधार पर उसकी सेवा समाप्त करना उचित माना जाएगा। अभी आपका कई प्रकरण निकलते रहते हैं हाई कोर्ट और आपका लोअर कोर्ट में भी। अभी राजस्थान का एक प्रकरण सोशल मीडिया पर छाया हुआ था कि एक व्यक्ति पुलिस बल में भर्ती हो गया, आपका वेरिफिकेशन हुआ, तो उसकी पत्नी ने क्रूरता के आधार पर आपका डावरी एक्ट के तहत मुकदमा दायर किया था। तो आपका विभाग ने उसको नियुक्ति देने से इनकार कर दिया। वह गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने कहा कि भाई पुलिस में भर्ती के लिए कंडक्ट अच्छा होना चाहिए, और आप पर तो आपकी वाइफ ने ही मुकदमा किया है, तो आप दुष्चरित्र हैं, अच्छे आचरण के नहीं हैं, अतः पुलिस में भर्ती लायक आप नहीं है। यह भी मैंने आपका राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला है। यानी कि पुलिस में भर्ती के लिए अगर कोई व्यक्ति पुलिस में भर्ती होता है तो उसका आचरण अच्छा होना चाहिए, और भर्ती होने के बाद भी अगर बुरा आचरण दर्शाता है तो सेक्शन 7 आपका बताया जाएगा, जहां की विभागीय दंड दिया जा सकता है। अगला केस लिखिए भाई आपका, सुरेश चंद्र शर्मा बनाम राज्य। सुरेश चंद्र शर्मा बनाम राज्य। सुरेश चंद्र शर्मा वर्सेज स्टेट। लिखिए इसमें, लिपिकीय कर्मचारियों की नियुक्ति, यानी कि जो क्लर्कियल आपका कर्मचारी हैं, लिपिकीय कर्मचारियों की नियुक्ति उप महानिरीक्षक, यानी कि डीआईजी कहा जाता है, उप महानिरीक्षक द्वारा की जाती है। लिपिकीय कर्मचारियों की नियुक्ति डीआईजी या उप महानिरीक्षक द्वारा की जाती है। अगला एक दो और केस लिखिए, स्टेट बनाम भूप सिंह, राज्य बनाम भूप सिंह। हाँ, भूप भूप, धूप नहीं भाई। भ में बढ़ाऊं का मंत्र भू, अप, भोपा वाला। हाँ, भूप सिंह जो भोपा है। नहीं, हम कहे धूप कर रही हैं। भू, भूप सिंह भाई, थोड़ा आवाज कम कर दिया जाए ताकि दूसरे की आवाज भी है हमें सुनाई दे भाई। नहीं, हम समझे धूप कर रहे हैं आप, तो थोड़ा बहुत आवाज इसकी स्लो कर दिया जाए। लिखिए भाई आपका, लिखिए, पुलिस कर्मी की सेवा, पुलिसकर्मी की सेवा इस आधार पर समाप्त की जा सकती है कि पुलिसकर्मी की सेवा इस आधार पर समाप्त की जा सकती है कि वह दुष्चरित्र था, यानी कि बुरे आचरण का था, वह दुष्चरित्र था, इस प्रकार का सेवा समापन, इस प्रकार का सेवा समापन दंड माना जाएगा, पनिशमेंट माना जाएगा, दंड माना जाएगा। अब आइए हेडिंग डालिए, धारा 3, सेक्शन 3 लिखिए भाई, 2 समाप्त हो गई। सेक्शन 3, धारा 3, हेडिंग डालिए, राज्य सरकार में अधीक्षण निहित होना।
स्टेट गवर्नमेंट में सुपरविजन वेस्टेड होना, राज्य सरकार में अधीक्षण निहित होना। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे पुलिस बल पर जो सुपरविजन करेगी वह कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि पूरे पुलिस व्यवस्था पर या पूरे पुलिस पर सुपरविजन और कंट्रोल आपका करती हैं राज्य सरकार। इसके अलावा अन्य कोई प्राधिकारी या व्यक्ति या न्यायालय इन पर कंट्रोल या माने सुपरविजन या कंट्रोल नहीं करेगा जब तक कि किसी कानून द्वारा स्पष्ट रूप से वर्णन न हो। तो आपका ये पूछा जा सकता है कि पुलिस पर अधीक्षण कौन करती हैं? तो स्टेट गवर्नमेंट की धारा में प्रावधान है, तो सेक्शन 3 में लिखिए इसको भाई। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र, सर्वत्र माने सभी जगह, साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस बल पर अधीक्षण का अधिकार, पुलिस बल पर अधीक्षण का अधिकार राज्य सरकार में निहित होगा। पुलिस बल पर अधीक्षण का अधिकार राज्य सरकार में निहित होगा। और राज्य सरकार द्वारा इसका प्रयोग किया जाएगा। और राज्य सरकार द्वारा इसका प्रयोग किया जाएगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, इस अधिनियम में इस अधिनियम में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, इस अधिनियम में जैसा उपबंधित है माने प्रावधानित है उसके सिवाय माने उसको छोड़कर, सिवाय माने उसको छोड़कर कोई व्यक्ति कामा दीजिए अधिकारी या न्यायालय किसी पुलिस कर्मचारी को न तो अतिष्ठित करेगा, न तो अतिष्ठित न तो अतिष्ठित करेगा और न ही उस पर नियंत्रण करेगा। और न ही उस पर नियंत्रण करेगा। यानी कि इसका मतलब कि पूरा कंट्रोल कौन करेगी? गवर्नमेंट, और कोई नहीं करेगा। लिखिए आपका अगला धारा, लिखिए भाई आपका सेक्शन 4 धारा 4 से भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। लिखिए, हेडिंग डालिए, महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक आदि। महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक आदि पोस्ट में लिख लीजिएगा कि पुलिस महानिदेशक का पद
पोस्ट में लिखिएगा भाई। पुलिस महानिदेशक का पद 1984 ईस्वी में सृजित किया। पुलिस महानिदेशक का पद 1984 ईस्वी में सृजित किया गया। ये क्वेश्चन आ चुका है। तो जहां जहां डीजीपी आएंगे इसका मतलब ये हुआ कि वो कब जोड़ा गया शब्द 1984। रट्टा मार कर जाइएगा, कब जोड़ा गया 1984 में। लिखिए भाई आपका, लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। साधारण पुलिस जिले में, साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस का प्रशासन, सर्वत्र पुलिस का प्रशासन एक अधिकारी में निहित होगा। जो पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कहलाएगा। जो पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कहलाएगा। और ऐसे महानिरीक्षक और सहायक महानिरीक्षक में, और ऐसे महानिरीक्षक एवं सहायक महानिरीक्षक में जिन्हें राज्य सरकार ठीक समझे, जिन्हें राज्य सरकार ठीक समझे निहित होगा, जिन्हें राज्य सरकार ठीक समझे निहित होगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन धारा जो 4 का सेकंड पैराग्राफ है, यहाँ से क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। कल बताया भी गया था कि जिले में पुलिस पर साधारण नियंत्रण किसका होता है, डीएम यानी कि जिला मजिस्ट्रेट का, और विशेष नियंत्रण किसका होता है, एसपी या पुलिस अधीक्षक का। ये क्वेश्चन आपका बनने के चांस रहते हैं। ये भी हो सकता है पूछ ले कि ये कहाँ प्रावधान है, तो धारा 4 का स्पष्ट मैंने धारा 4 का पैराग्राफ सेकंड में लिखिए इसको भाई। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। जिले, ऐसे लिखिए आपका, किसी जिले में पुलिस प्रशासन पर साधारण नियंत्रण और निर्देशन, किसी जिले, अपनी भाषा में लिखवाया जा रहा है, किसी जिले में पुलिस प्रशासन पर साधारण नियंत्रण और निर्देशन उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट को होता है। उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट में निहित होता है। उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट में निहित होता है। जबकि विशेष नियंत्रण और निर्देशन, जबकि विशेष नियंत्रण और निर्देशन जिला अधीक्षक, जिला अधीक्षक माने एसपी, जिला अधीक्षक
और ऐसे अपर जिला अधीक्षक और ऐसे अपर जिला अधीक्षक और सहायक जिला अधीक्षक माने एएसपी कहा जाता है, सहायक जिला अधीक्षक जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक समझे, जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक समझे, कामा दीजिएगा, निहित होगा, जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक समझे निहित होगा। ये आपका चांस है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। आइए सेक्शन अब 5 चला जाए। लिखिए भाई आपका धारा 5, हेडिंग डालिए पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक की शक्तियां और शक्तियों का प्रयोग। हेडिंग डालिए पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक की शक्तियां। फिर एक बार हम बता रहे हैं सेक्शन 5 में, पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक की शक्तियां और शक्तियों का प्रयोग। यहाँ आपका टेक्निकल क्वेश्चन बन सकता है कि जो साधारण पुलिस जिला है उसमें जो डीजीपी या आईजी है उनकी जो शक्ति होगी वो किसके समान होगी, तो डीएम के यानी कि जिले के मजिस्ट्रेट के। इसका मतलब ये हुआ कि जो डीजीपी और आईजी होंगे वह किसी जिले में पुलिस पर साधारण नियंत्रण रखेंगे, क्योंकि विशेष नियंत्रण अभी बताया गया कौन रखेगा, एसपी। और आपका और शक्तियों का जो प्रयोग करेंगे वह राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो सीमाएं लगाई जाए उन सीमाओं का पालन करते हुए डीजीपी और आईजी अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन बन सकता है, लिखिए इसको। इस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक को साधारण पुलिस जिले में साधारण पुलिस जिले में वे शक्तियां प्राप्त होंगी, वे शक्तियां प्राप्त होंगी जो जो उस जिले के, ये फिरोज भाई देखिए, फिरोज भाई देखिए, दो लोग आए हैं तो देखिए क्या बात, जो जो उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट को प्राप्त हैं, जो उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट को प्राप्त हैं, अर्थात इसी लाइन में लिखिएगा अर्थात करके, अर्थात साधारण पुलिस जिले में, दूसरी भाषा में मैं लिखवा रहा हूँ अपनी भाषा में, अर्थात साधारण पुलिस जिले में पुलिस पर साधारण नियंत्रण, पुलिस पर साधारण नियंत्रण डीजीपी तथा आईजी का होगा। डीजीपी मतलब अब याद रखिए पुलिस महानिदेशक, और आईजी कहा जाए तो पुलिस महानिरीक्षक। डीजीपी और आईजी का होगा। पैराग्राफ चेंज करके फिर एक लाइन लिखिए,
पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक। पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक अपनी शक्तियों का प्रयोग अपनी शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिरोपित राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिरोपित मर्यादाओं के माने सीमाओं के, लिमिटेशन के, मर्यादाओं के अधीन करेंगे। मर्यादाओं के अधीन करेंगे माने उस सीमा का पालन करते हुए। जैसे कि आपका आईपीसी में पढ़ते हैं कि आप जब भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रयोग करिए तो सेक्शन 9 में दी गई सीमा का क्या करते हुए करिए, पालन। तो वही लिमिटेशन कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए भाई, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इस अधिनियम की धारा 12 में, तुरंत 12 भी लिखना है कोरिलेट करके। इस अधिनियम की धारा 12 में पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक को पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक को नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। लेकिन ऐसा नियम राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से बनाया जाएगा। लेकिन ऐसा नियम, अंडरलाइन कर लीजिएगा, हो सकता है पूछ ले, किसके पूर्व अनुमोदन से? तो किसके पूर्व अनुमोदन से? स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन ऐसा नियम राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से बनाया जाएगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। ये नियम निम्नलिखित से संबंधित हो सकते हैं। अगर बहुत अंदर जाकर क्वेश्चन पूछे तब ये पूछ सकता है। ये नियम निम्नलिखित से संबंधित हो सकते हैं। अब वहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड करके लिखिए, सही रहता है। 1 2 3 करके ही लिखेंगे। फर्स्ट लिखिए भाई, पुलिस बल के संगठन। फर्स्ट में लिखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड कर, पुलिस बल के संगठन। सेकंड लिखिए, पुलिस बल का वर्गीकरण। पुलिस बल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। थर्ड लिखिए, पुलिस बल का वितरण। किस जिले में आपका किसको भेजा जाएगा? पुलिस बल का वितरण। पुलिस बल के सदस्यों का निवास स्थान कहाँ, बारे में? पुलिस बल के सदस्यों, वो पैराग्राफ चेंज करते हुए लिखिएगा आगे एक पॉइंट। पुलिस बल के सदस्यों का निवास स्थान। पुलिस बल के सदस्यों द्वारा, अगला लिखिए, पुलिस बल के सदस्यों द्वारा की जाने वाली विशिष्ट सेवाएं। पुलिस बल के सदस्यों द्वारा की जाने वाली
विशिष्ट सेवाएं, पुलिस बल का निरीक्षण। अगला लिखिए, अगला पॉइंट, पुलिस बल का, यानी कि ये छठवां पॉइंट है, पुलिस बल का निरीक्षण। अगला लिखिए, पुलिस बल के आयुध क्या किसको दिए जाएंगे? पुलिस बल के आयुध। अगला लिखिए, पुलिस बल की साज सज्जा, माने वर्दी इत्यादि के बारे में। पुलिस बल की साज सज्जा, साज सज्जा मतलब कि फाउंडेशन, फाउंडेशन का मतलब यहाँ आपका मेकअप। तो ये नहीं कि लिपस्टिक और ये सब मेकअप, लिपस्टिक विस्टिक नहीं, आपका यहाँ मेकअप मतलब वर्दी। हाँ, याद रखिए भाई, जूता, मोजा, वर्दी, ये नहीं कि लिपस्टिक और पाउडर समझ लीजिएगा। साज सज्जा। अगला लिखिए, गुप्त वार्ताओं का संग्रहण और संसूचना। गुप्त वार्ताओं का, गुप्त गुप्त वार्ताओं, वार्तालाप, माने जो वार्ताएं फोन से आप गुप्त रूप से करते हैं, गुप्त वार्ताओं का संग्रहण माने एकत्र करना और संसूचना से संबंधित नियम। अगला लिखिए, पुलिस बल के सदस्यों के कर्तव्यों के। अगला, पुलिस के सदस्यों के कर्तव्यों के दुरुपयोग या उपेक्षा के निवारण हेतु नियम, या उपेक्षा के निवारण हेतु नियम। यानी कि पुलिस अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करे और कार्य में लापरवाही न बरते, इसको रोका जाए। इसके लिए नियम भी कौन बना सकता है? डीजीपी और आईजी। अगला लिखिए आपका, फिर एक बार देखिए भाई, दुरुपयोग या उपेक्षा के निवारण के लिए, रोकने के लिए, निवारण के लिए नियम जो लिखवा गया। अंतिम लिखिए, पुलिस अधिकारियों को अपने कर्तव्य के निर्वहन में, पुलिस अधिकारियों को अपने कर्तव्य के निर्वहन में दक्ष बनाने के लिए नियम, दक्ष बनाने के लिए नियम, माने ये सब नियमों का निर्माण कौन कर सकता है? तो आपका डीजीपी और आईजी, लेकिन किसके पूर्व अनुमोदन से? राज्य सरकार के। इस प्रकार आपका जितनी बातें बताई गई, एक पॉइंट बीच में छूट रहा है, उसको पहले अब बता दिया जाए, लिखवा दिया जाए, तब सेक्शन 7 पर आया जाएगा। क्योंकि सेक्शन 6 जो है वह रिपील है, निरसित है, यानी कि निरसित धाराएं भी इस समय पूछी जा रही हैं। तो धारा 6, 11, 38, 39, 40 और 41, ये 6 धाराएं पुलिस एक्ट की क्या हैं? रिपील है, निरसित है। रट्टा मार कर जाइएगा इसको, और इसका कोई उपाय नहीं है। अब आइए आपका नागरिक उड्डयन कार्मिक को देख लिया जाए। माने बीच में वो छूट जा रहा है, तो उसको पहले पढ़ा दिया जाए और तब सेक्शन 7 पर चला जाए। क्योंकि जब सेक्शन 7 पढ़ाया जाएगा तो तमाम उसमें आपको पैरा की भी बातें बतानी पड़ेंगी। यानी कि आपका जब सेक्शन आप 7 पढ़ेंगे तो उसमें विभागीय दंड दिया जाएगा पुलिस वालों को,
और विभागीय दंड का जो नियम है डिटेल में, चूंकि वह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम बनाया गया है, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन 1861 में जो बना है, उसमें धारा न देकर पैरा दिया गया है। उस पैरा को भी पढ़ना पड़ेगा जहाँ से जो दंड रिलेटेड है, जैसे निलंबन हो गया, आपका ट्रांसफर हो गया, आपका कह सकते हैं तमाम दंड आपको बताए जाएंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से सेक्शन 7 से बार बार बन रहा है। इस बार आपका जो बना था, आपका वह एक डेट पूछ ली गई थी और वह डेट आपका न तो बेयर एक्ट में है न ही किताब में है। राज्य सरकार ने जो अधिसूचना जारी की थी, जो पिछली बार पूछा गया था वह ये पूछा गया था कि सेक्शन 7 आपका विभागीय दंड जांच है कि न्यायिक जांच है, तो ये न्यायिक जांच नहीं है बल्कि कौन सी जांच है, डिपार्टमेंटल, यानी कि न्यायालय दंड ये सब नहीं देगा। धारा 7 वाला दंड कौन देगा, विभाग के वरिष्ठ अधिकारी। आप ये उत्तराखंड पुलिस अधिनियम में आप धारा 12 22 पढ़े थे, 23 पढ़े थे और निलंबन के लिए 24 पढ़े थे, लेकिन उतना लंबा यहाँ नहीं जाना है, नियम लगभग वही रहेंगे। बस ये है कि एक ही सेक्शन में रहेगा, किसमें, यहाँ 7, वहाँ 3 सेक्शन में था। तो इसको पढ़ाने से पहले आपका नागरिक उड्डयन कार्मिक जो है वह आपका बता दिया जाए। देखिए, आपका जहां विमान उतरते हैं, यानी कि एयरपोर्ट या हवाई अड्डा, वहां पुलिस बल की जो तैनाती होती है, उसके लिए 2001 में एक नया पुलिस बल का सृजन किया गया और उसको नाम दिया गया नागरिक उड्डयन कार्मिक। तो दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि जो नागरिक उड्डयन कार्मिक हैं, ये संशोधन आपका कब लागू हुआ। एक दो बार ये क्वेश्चन बना है यूपीएपीओ में, तो कई बार रटवाया गया। 10 अगस्त 2001 रट्टा मार कर जाएगा, किस तारीख को, 10 अगस्त, 10 अगस्त। इसको बताया भी गया था 10 अगस्त 2001 को। अब कहाँ कहाँ सेक्शन ऐड किए गए हैं, तो एक तो सेक्शन 1 में परिभाषा दी गई है, इनकी भर्ती के लिए प्रावधान सेक्शन 2A में है, इनको प्रमाण पत्र दिया जाता है सेक्शन 8A में, और जब ये नागरिक उड्डयन कार्मिक से हट जाए तो प्रमाण पत्र लिए रहें कि वापस कर दें, और नहीं वापस करेंगे तो ये दंड के भागी होंगे। तो किस धारा में दंड है न वापस करने पर, तो सेक्शन 28, यानी कि 4 धाराएं एक साथ पढ़नी है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, फिर एक बार कवर करिए तब धारा शुरू की। एक तो सेक्शन 1 में पढ़ना है, दूसरा आपका 2A में पढ़ना है, तीसरा 8A में पढ़ना है, और चौथा प्रमाण पत्र के बारे में आगे बताया जाएगा। आज नहीं कल तो आ ही जाएगा भाई, आज भले न आए, क्योंकि 7 आपका सेक्शन 7 एक लेक्चर पूरा लेगा और 8 तो कम लेगा। उसके बाद आपका मैंने छोटी छोटी धाराएं हैं, फिर आपका जो ज़्यादा समय लेगा उधर 29 और 30 धाराएं लेंगी जलूस वलूस इत्यादि के बारे में। फिर 34 धारा समय लेती है, नहीं तो छोटी छोटी ही धाराएं हैं, बहुत बड़ी धाराएं नहीं है। तो आपका बेयर एक्ट, बेयर एक्ट तो दीजिए तो अपना छूट गया, आज बेयर एक्ट भी हमारा। देखिए तो देखिए भाई, आपका एक बार समझिए पहले, उसके बाद से आपका देखिए हम आपका बता रहे हैं आपका दिया
इसमें संशोधन ही नहीं दिया है, जबकि यहीं देना। लीजिए, इसमें दिया ही नहीं, लिख लीजिए तो उसको अलग से। आप में दिया है इसमें कि नहीं? एक सेकेंड भाई। देखिए भाई, आपका पढ़िए, हम लिखवा देंगे उसको, दिया हो या ना दिया हो सकता है किसी बैरक में। देखिए तो है उसमें, आगे नहीं दिया है धारा 1 में। चलिए इसको देखिए, हम लिखवा देंगे भाई। देखिए आपका सेक्शन 1 में पहले देखा जाए, अभी हम लिखवाएंगे उसको, तब और क्लियर हो जाएगा। भले बैरक में किसी के न हो, उससे मतलब नहीं है। देखिए आपका नागरिक उड्डयन कार्मिक। नागरिक उड्डयन कार्मिक का तात्पर्य पुलिस उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2001 के प्रारंभ के ठीक पूर्व नागरिक उड्डयन निदेशालय उत्तर प्रदेश के अनुरक्षण और सामान्य प्रशासन विंग में तैनात नागरिक उड्डयन विभाग के ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों से हैं जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे और इसके अंतर्गत ऐसे प्रारंभ के पश्चात नागरिक उड्डयन कार्मिक के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति भी होगा। इसका मतलब ये हुआ कुल मिलाकर कि जो पुलिस वाले या जो अधिकारी 10 अगस्त 2001 के पहले आपका विमान इत्यादि की माने सुरक्षा इत्यादि में तैनात थे, अब उन्हें नागरिक उड्डयन कार्मिक का नाम दे दिया गया, इसमें कोई शक नहीं है। और 10 अगस्त 2001 से जिनकी भर्ती नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस के रूप में की गई है, उन्हें भी नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस कहा जाएगा। तो मुख्य रूप से मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो हवाई अड्डों पर पुलिस वाले तैनात हैं, या इस 10 अगस्त 2001 के पहले से हों या 10 अगस्त 2001 के बाद नियुक्त हो, भर्ती हो, उन्हीं को हम क्या कहेंगे? तो नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस, एक लाइन में, चाहे पहले से हो या बाद में भर्ती हो। अब इनकी चूंकि पुलिस बल में भर्ती का प्रावधान सेक्शन आपका 2 में है, अतः ऐसी दशा में जो नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस है, उनकी भर्ती के बारे में प्रावधान सेक्शन 2 के बाद 2001 में एक नई धारा जोड़ी गई 2A। और 2A अब आपको पढ़ना है, यानी कि धारा 1 में परिभाषा और धारा 2A में इनकी क्या की जाएगी? भर्ती। अब देखिए कह भाई भर्ती के बारे में प्रावधान देखिए आपका 2A क्या कहता है? नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल होगा। तो कहा क्या गया है डायरेक्ट, ये समझिए, अभी लिखवाएंगे। इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी इस धारा के उपबंध प्रभावी होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे इस पुलिस अधिनियम में या पुलिस रेगुलेशन में या सीआरपीसी या किसी भी कानून में कुछ भी क्यों न कहा गया हो, जो ये धारा 2A में नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस हैं, ये प्रावधान लागू होगा। यानी कि एक बिहारी सब पे भारी। तो इसका मतलब ये हुआ कि धारा 2A सब पर प्रिवेल करेगी। प्रिवेल करेगी मतलब अभिभावी होगी, यानी कि ये नियम क्या होंगे? लागू। भले इस कानून या किसी भी कानून में भले कोई विपरीत बात ही क्यों न लिखी गई हो। दूसरा खंड देखिए, ऐसे दिनांक की ओर से जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे, ऐसे समस्त नागरिक उड्डयन कार्मिक जो उस दिनांक के ठीक पूर्व नियोजित थे,
इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ पुलिस बल के सदस्य हो जाएंगे और सेक्शन 8A के उपबंधों के अनुसार औपचारिक रूप से भर्ती किए जाएंगे और तत्पश्चात कोई भी ऐसा नया सदस्य ऐसी रीत से नियुक्त किया जाएगा जैसे राज्य सरकार समय समय पर आदेशित करे। इसका मतलब ये हुआ कि 10 अगस्त 2001 के पहले जो पुलिस वाले थे, आपका जो नागरिक उड्डयन माने विमान इत्यादि के यहाँ नियुक्त थे, उन्हें नागरिक उड्डयन पुलिस कहा जाएगा। और उसके बाद से भी ऐसे पुलिस वाले नियुक्त किए जा सकते हैं। तो भर्ती किसके द्वारा की जाएगी? समय समय पर राज्य सरकार द्वारा, यानी कि सामान्य पुलिस में भर्ती सेक्शन 2 के तहत, तो नागरिक उड्डयन पुलिस में भर्ती की धारा के तहत 2A। और 8A हम बताएंगे। अभी आपका सर्टिफिकेट मिलेगा, तो सर्टिफिकेट के बारे में अभी आपका पूछा भी जाता है। ये नियुक्ति पत्र नहीं होता तो सर्टिफिकेट मिल गया तो होगा क्या, तो उसको हम बताएंगे। अभी अब सेक्शन 2A पहले हो जाने दिए। देखिए अगला भाई, आपका खंड 2 अभी चल रहा है। परंतु उक्त दिनांक के पूर्व नियोजित कोई नागरिक उड्डयन कार्मिक महानिदेशक नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश को संबोधित और उक्त दिनांक से 30 दिन की अवधि के भीतर दी गई सूचना द्वारा उक्त पुलिस बल का सदस्य बनने के अपने विकल्प की सूचना दे सकेगा। और ऐसी सूचना की प्राप्ति पर नागरिक उड्डयन विभाग में उस समय तक उसके द्वारा धारित पद समाप्त हो जाएगा और उसकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी और उसे प्रतिपूर्ति के रूप में उसके 3 मास के वेतन के बराबर धनराशि का भुगतान कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पुलिस वाला चाहता है कि वह नागरिक उड्डयन कार्मिक न रहे, तो ऐसी दशा में वह आपका इस कानून के इस संशोधन के लागू होने के यानी कि 10 अगस्त 2001 से कितने माह के अंदर, 30 दिन के अंदर, माह नहीं दिन है, कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर जो नागरिक उड्डयन कार्मिक का डीजीपी होगा उसको एक एप्लीकेशन दे सकता है कि हम इस पद पर नहीं रहेंगे। तो डीजीपी चाहें तो उस पद से क्या कर सकते हैं, उसकी छुट्टी कर सकते हैं। और छुट्टी करके क्या करेंगे, तो छुट्टी की जा सकती है और प्रतिपूर्ति के रूप में कितने माह के वेतन के बराबर वेतन दिया जा सकता है, 3 माह। तो जब आप लोग लेबर लॉ इत्यादि पढ़ते होंगे, अब तो भाई कंपटीशन में आपका नेट में है, एलएलएम में, कहीं कंपटीशन में है नहीं कि पढ़ाया जाए, ये समस्या है। लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्जाम में है, नेट के एग्जाम में भी आता है, एलएलएम के एग्जाम में आता है, लेकिन कहीं कंपटीशन में नहीं है जल्दी। ये जरूर है कि बैंक वैंक में आपका लीगल एडवाइजर कंपनी में हुआ तो वहीं लेबर लॉ, कंपनी लॉ, कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप, ये सब काम करते हैं। लेकिन कंपटीशन में इसे कम रखा गया, नहीं तो पढ़ाया ही जाता। तो लेबर लॉ के तहत भी है कि कोई कंपनी है तो 3 माह का वेतन देकर और कर्मचारी को क्या कर सकती है, बाहर निकाल सकती है, वहाँ भी नियम है। तो यहाँ भी कितने माह का वेतन दे दिया जाए अगर वह इच्छा व्यक्त करे कि हम इस विभाग में नहीं रहेंगे। अगला देखिए खंड 3, नागरिक उड्डयन कार्मिक को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा की शर्तें वे होंगी जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किया जाए। तो ये तो सामान्य नियम है कि ये जो हवाई अड्डों पर इत्यादि पर पुलिस वाले नियुक्त हो रहे हैं, इनको वेतन कितना दिया जाए, इनकी सेवा शर्तें क्या होंगी, इनका निर्धारण कौन करेगी, राज्य सरकार। सामान्य नियम है, पूरा कंट्रोल कर रही हैं।
खंड 4 देखिए, नागरिक उड्डयन कार्मिक राज्य सरकार के या उसके द्वारा किराए पर लिए गए वायुयान के अनुरक्षण लखनऊ के हवाई अड्डे की या राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य हवाई अड्डे की सुरक्षा से संबंधित ऐसे कर्तव्यों का जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा समय समय पर जारी करे, आपका अनुरक्षण करेंगी। यानी कि इनका कर्तव्य क्या होगा? विमान की सुरक्षा करना, लखनऊ हवाई अड्डे पर तैनात होकर इसकी सुरक्षा करना, और राज्य सरकार चाहे तो कहीं अन्य हवाई अड्डे पर भी इनको क्या कर सकती है? नियुक्त। और शुरुआती दौर से बताया जा रहा है कि इनका मुख्य कार्य क्या है? हवाई अड्डों की क्या करना? सुरक्षा। और कोई मुख्य कार्य नहीं है इसका कि आपका समाज में कार्य है। अगला ये खंड आपका 5 देखा जाए, नागरिक उड्डयन कार्मिक को उक्त कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक ऐसे विशेषाधिकार होंगे और वे ऐसी सब शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा निहित करे। यानी कि जो पुलिस को विशेषाधिकार, वहीं इस पुलिस को भी क्या मिलेगा? विशेषाधिकार। खंड 6 आपका देखा जाए, नागरिक उड्डयन कार्मिक का प्रशासन महानिदेशक नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश में निहित होगा, जिसकी सहायता अपर निदेशक प्रशासन नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश और ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा की जाएगी जिसे राज्य सरकार नियुक्त करे। यानी कि जो नागरिक उड्डयन कार्मिक के लिए डीजीपी होगा वह अलग होगा और उसका नाम ही होगा डीजीपी नागरिक उड्डयन कार्मिक। तो आपका धारा 2A बताया गया। अब ये जो पुलिस वाले हैं इनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। आपका वह जो सर्टिफिकेट इनको दिया जाता है, यानी कि प्रमाण पत्र, याद रखिएगा किस धारा में? 2A नहीं 8A। किस धारा में? 8A। भाई क्रम से याद रखिए, धारा कम से कम देखिए, प्रमाण पत्र दिलवा दिया जाए। आम पुलिस वालों को नहीं, अभी किस पुलिस वाले को के बारे में हम चल रहे हैं? जो विमान उमान की सुरक्षा में लगे हैं, एयरपोर्ट की। देखिए, नागरिक उड्डयन कार्मिक को प्रमाण पत्र। प्रत्येक नागरिक उड्डयन कार्मिक को जो इस अधिनियम के आधार पर पुलिस बल का सदस्य हुआ हो, पुलिस अधिनियम 2001 के प्रारंभ पर और ऐसे सदस्यों के रूप में नियुक्त किए गए प्रत्येक कार्मिक को उसकी नियुक्ति पर महानिदेशक नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश या ऐसे अन्य अधिकारी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे, मुद्रांकित नीचे दिए गए प्रारूप पर एक प्रमाण पत्र मिलेगा। यानी कि प्रमाण पत्र का जो मॉडल है आपका नीचे क्या किया गया है? दिया गया है। अब आपका ये होता है कि जो ये सर्टिफिकेट पुलिस वालों को दिया जाता है, क्या ये ज्वाइनिंग लेटर है? तो ये नियुक्ति पत्र नहीं है। याद रखिए, हम बताएंगे 8 में केस सहित। धारा जब 8 चलेगी तो उसमें केस सहित बताया जाएगा, ये नियुक्ति पत्र नहीं है। हाँ, लेकिन जो पुलिस वाला ये प्रमाण पत्र धारित करता है तो ये माना जाएगा कि पुलिस की शक्तियां उसे प्राप्त हैं, विशेषाधिकार प्राप्त हैं। लेकिन यहाँ इसको न पढ़ते हुए, क्योंकि डिटेल में सेक्शन 8 में आपका पढ़ना ही है केस के माध्यम से, तो यहाँ थोड़ा वीक हम करते हैं। और 8 में धारा जब हम पढ़ाएंगे, माने सामान्य पुलिस वाले को प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट, तो वहाँ केस के माध्यम से और एविडेंस इत्यादि को जोड़ते हुए हम पढ़ाएंगे। यहाँ थोड़ा वीक किया जा रहा है। अब अंतिम इसमें जो देखना है कि अगर कोई पुलिस बल का सदस्य है और आपका नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल का सदस्य है, सेक्शन आपका 8A के तहत सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र मिल गया है,
तो जब वह नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस से हट जाए तो उसका क्या कर्तव्य है? प्रमाण पत्र लेकर घर चला जाए कि वापस कर दे? और वापस नहीं करता तो किस धारा में वह दंड का भागी होगा, यानी कि न्यायालय उसे दंडित करेंगे? तो सेक्शन 28 याद रखिए। दंड की मात्रा भी पूछी जाती है, यानी कि कुल मिलाकर आपका सेक्शन 28 में स्पष्ट बताया गया है कि मजिस्ट्रेट द्वारा दोष सिद्ध किए जाने पर वह कितना दंड पाएगा। तो 200 रुपये से अनधिक का जुर्माना या 6 माह से अनधिक के लिए आपका कारावास या दोनों। 200 है ना, देखिए तो एक बार, यानी कि 200 रुपये तक का जुर्माना या 6 माह तक का कारावास या दोनों, ये विभागीय दंड नहीं है। किसके द्वारा? दोष सिद्ध किए जाने पर न्यायालय। यानी कि अगर प्रमाण पत्र वापस नहीं करता तो मुकदमा पुलिस चलाएगी, उसी पर विभाग सरकार चलाएगी। और अगर साबित हो गया कि वह प्रमाण पत्र वापस नहीं किया है तत्काल, तो वह सजा का हकदार होगा। यानी कि जब पुलिस में नहीं है तो ये प्रमाण पत्र लेकर न घूमिए, तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को क्या करिए? वापस। यहाँ जो क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा पुलिस अधिकारी है जिसे भर्ती होने पर प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता और किसको दिया जाता है, ये सेक्शन 8 से कवर होगा। फिर एक बार लास्ट में क्रम बना लीजिए। तो अगर नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस है तो सेक्शन 1 में परिभाषा, सेक्शन 2A में भर्ती, सेक्शन 8A में प्रमाण पत्र, और प्रमाण पत्र नहीं लौटाया तो सेक्शन 28 में न्यायिक दंड। अगर सामान्य पुलिस वाला है तो पुलिस की परिभाषा सेक्शन 1 में, पुलिस बल में भर्ती अभी मैं लिखवाया सेक्शन 2 में, पुलिस बल को प्रमाण पत्र सेक्शन 8 में, और पुलिस प्रमाण पत्र वापस नहीं करती, मैंने जब पुलिस से हट गई तो किस धारा में दंड की भागी होगी? 28। तो दोनों को एक साथ, मैंने 28 दोनों के लिए हैं, चाहे वह नागरिक उड्डयन कार मैंने पुलिस वाला हो या सामान्य पुलिस वाला, और अन्यों के लिए प्रावधान अलग अलग है। तो इसको लिखवा दिया जाएगा क्योंकि समय भी हो गया भाई सीआरपीसी का। कल आपका मैंने सेक्शन 7 शुरू किया जाएगा, पहले लेक्चर ही दिया जाएगा कल, उसके बाद लिखवा जाएगा सेक्शन 7। एक बार भाई घर से भी पढ़ कर आइए, टेक्निकल चीजें हैं उसमें ज़्यादा। सेक्शन 7 और रेट ओट से तो आसान है भाई, लेकिन सेक्शन पूरा रट्टा मारिए अब जितना पढ़ा जाए। तो 15 मिनट बाद भाई सीआरपीसी चलेगी अभी।